A very warm welcome to everyone watching this video. Myself Vikas Nehra and I am associated with GNIT College of Management, GN Group, Greater Noida. I am here giving you a just lecture on financial accounting and analysis. It is my just 36th lecture on human resource accounting. Let us see friend, what is human resource accounting. First we have to know that what is human resource. Basically what is a human resource? What is human resource? Basically human resource refers to the just employees or a workforce in an organization. So human resource is considered an important asset and are different from the physical asset. फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि वी कैन सी द इन बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट होती है जिसमें एक साइड होती है आपकी लाइबिलिटी, दूसरी साइड होती है आपकी एसेट. लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी? लाइबिलिटीज़ में हमारी होती हैं कैपिटल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड ऑनर्स कैपिटल. कैपिटल में फाइन यहाँ क्या होते हैं, एक तो ऑनर्स फंड होता है, दूसरा होता है बोरोड फंड. इट इज बोरोड फंड, एक अपना पैसा, एक दूसरे की जेब का पैसा. असेट में क्या होती है हमारे? दो तरह के एसेट्स होते हैं. यहाँ हम कह सकते हैं कि दो तरह की हमारी लायबिलिटीज़ हैं. एक करंट लायबिलिटी, फाइन, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सेम करंट एसेट, इसमें भी क्या होती है? एक करंट एसेट होती है, एक होती है नॉन करंट एसेट, जिसे हम पहले फिक्स्ड एसेट बोला करते थे. फाइन, ये कौन सी साइड है? ये साइड दिखाती है कि हमारा फंड आखिरकार कहाँ से रेज हुआ, रेजिंग ऑफ फंड. अब जहाँ से फंड रेज हुआ उसके बाद इस फंड को रेज करने के बाद हम क्या करते हैं? दिस साइड शोज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड. यहां से पैसा आया और यहां पे पैसा लगाया. अगर मैं करंट एसेट्स की और या एसेट्स की बात करूं तो क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं? मशीनरीज होती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, फाइन, कुछ कैश होता है और भी ना जाने कितनी तरह की एसेट होती हैं. लेकिन if I can see there are basically two types of industry. एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक होती है आपकी सर्विस इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम जो बेसिकली हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेट होती है वो हमारे लिए हो गई मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फाइन, और जितनी भी ये एसेट्स होती हैं सारी फिजिकल एसेट्स जितनी भी कहें. और अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्विस इंडस्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके लिए मेन एसेट होगी, क्योंकि अगर इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सैलून और अ ब्यूटी पार्लर, फाइन, तो उसमें सर्विस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए एसेट होगी वो एसेट मानी जाती है आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स. सो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेट. वी कैन से कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, क्योंकि आफ्टर ऑल कमाते तो हम इसी से ही है, पैसा इसी में भी लगाते हैं. क्योंकि अगर मैंने किसी मैनेजर को रखा या डायरेक्टर जनरल मैनेजर को रखा या किसी और स्टाफ को रखा, आई हैव टू गिव द सैलरी. और वो सैलरी आखिरकार कहाँ से आएगी? आएगी तो यहीं से जहाँ से मेरा फंड रेज हुआ था. तो ये मेरा भी एक तरह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है. इट शुड ऑल्सो कम इन एसेट. सो पहले जो था कंपनीज इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ वी कैन कंसिडर द ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एसेट and are different from physical asset. Definitely it is like an intangible asset. Physical assets do not have feeling and emotions, whereas human assets are subjected to various types of feeling and emotions. जो फिजिकल एसेट होती हैं उनकी कोई इमोशंस नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपने अपने इमोशंस होते हैं. फाइन. सो जैसे जैसे आपकी इन द सेम वे लाइक फिजिकल एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स नेवर गेट डेप्रिसिएटेड. अब इस पे तो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो सकता है, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता. फाइन.
Human resource are the division of business that is charged with finding, screening, recruitment and training job applicants as well as administrating employees benefit. होता क्या है कि जब मैं ह्यूमन रिसोर्स को किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ, किसी भी अगर यहाँ पे मैनेजर को या डायरेक्टर जनरल मैनेजर को या एम्प्लॉय को या किसी भी एग्जीक्यूटिव को मैं प्लेस करूँगा, उसके ऊपर कंपनी को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. लाइक अगर मैं बात करूँ कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ती है. कंपनी को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से पहले उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है, उससे पहले स्क्रीनिंग होती है. उस सभी में कुछ ना कुछ कॉस्टिंग कंपनी की आती है. अगर कंपनी की कहीं ना कहीं कॉस्टिंग आएगी तो कंपनी को उसे कैलकुलेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसके लिए भी एक अलग से एक अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा तैयार करना पड़ेगा. फाइन. सो देयरफॉर द वैल्यूएशन ऑफ एचआर इज आल्सो रिक्वायर्ड फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब कंपनी ने तो यहाँ पहले क्या करती थी कि कंपनी सोचती थी कि मैंने पैसा कहाँ लगा दिया, अपना असेट में लगा दिया, करंट असेट में और नॉन करंट असेट में. लेकिन नाउ द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड कि कंपनी अब क्या देखती है कि मैंने पैसा कहीं एक जगह और लगाया था जिसे मैंने कंसिडर नहीं किया था, विच आई हैव नॉट कंसिडर, एंड इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग आ रही है. कंपनी हैव टू पे एज अ सैलरी, एज अ वेजेस. फाइन. So let us see what are the meaning and definition of HR. Basically it is a latest concept which is adopted by the few corporation in our country. पहली कुछ और अदर कंट्रीज में जो है वो पहले से इस कंसेप्ट को कंसिडर किया जा रहा है. As we can see that it is a most precious resource of corporation. Without manpower we cannot do nothing. So सभी चीज़ों के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है. चाहे इवन प्रोडक्शन की भी हम बात करें, मशीनरीज पे भी कंपनी को मशीनरी पे भी किसको काम करना पड़ता है, ह्यूमंस को काम करना पड़ता है. विदाउट ह्यूमंस वी कैन नॉट ऑपरेट द मशीन्स. फाइन. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक सम मेजर्स टू डेवलप देयर ह्यूमन रिसोर्स बट ऑल्सो टेकन मेजर्स टू एक्सीलरेट देयर वैल्यूज. एज वी नो व्हाट इज अकाउंटिंग. बेसिकली अकाउंटिंग इज अ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द डाटा. फाइन. सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? It is a process of identifying and measuring the data of human resource. हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स थे उसके डाटा को आइडेंटिफाई करते, मेजर करते थे, एनालिसिस करते थे. बट हियर we do the just identify and measure the data about the human resource and communicate this information to the interested parties. जितनी भी interested parties कौन होंगी जी? कुछ इंटरनल होंगी और कुछ एक्सटर्नल होंगी. इंटरनल आपकी कौन होंगी? इंटरनल सारी होंगी आपकी, जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, जितना भी वहाँ का मैनेजमेंट होगा. आखिरकार इंटरनल का तो समझ में आया कि इंटरनल पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन वाई द एक्सटर्नल पार्टीज आर इंटरेस्टेड जस्ट टू कैलकुलेट द और आइडेंटिफाई एंड मेजर द डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलेज, कि कंपनी कॉलेज जो है किसी फैकल्टी को कितना अमाउंट पे करता है, कितनी सैलरी पे करता है, उससे उसकी वर्थ डिसाइड होती है. और अगर हाईएस्ट सैलरी पे करेगा तो उसका जो टर्नओवर रेशो है वो भी कम हो जाएगा, फैकल्टीज़ का टर्नओवर रेशो. जितनी अच्छी सैलरी उतना अच्छा काम भी उसे मिलेगा. फाइन. टर्नओवर भी कम होगा, एब्सेंटीज़म भी कम होगा. और वहाँ क्या होगा जी, अगर ये सारी चीज़ें कम होगी तो ऑब्वियसली जो आपकी जो स्टडी की क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, वहाँ का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव रहेगा, सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी. फाइन. या किसी और कंपनी भी अगर देखें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंटीज़म होने लगी, या कंपनी कोई भी अगर जो एम्प्लॉय है बार बार छोड़ के जा रहा है जी, एक आया फिर चला गया 2 महीने बाद, उससे कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है. कंपनी को फिर उसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फाइन. अकॉर्डिंग टू स्टेफनॉफ, HR is the measurement and quantification of human organizational input such as, मैंने यही बताया था कि such as recruiting, training, experience and commitment. Let us see what are the objectives of human resource accounting. Here we can see what is our main objective. Mainly our main objective is just to reduce the cost so that we can maximize the profit. Cost reduce हुई, profit maximize हुआ. But how can we reduce the cost by human resource accounting? Let us see. Providing cost value information
about acquiring, developing, allocating and maintaining human resource। दरअसल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक तरह से आपको क्या प्रोवाइड करता है कि कितनी एक्वायरिंग में कॉस्ट लगी, उसे जब हम एक्वायर करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, उसके डेवलपमेंट में, लाइक व्हेन वी गिव द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, वहाँ पे भी आपका कंपनी का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। व्हेन वी एलोकेट एंड व्हेन वी मेंटेन द ह्यूमन रिसोर्स, ना जाने और सारे कितने तमाम कितने एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। enabling management to the monitor the use of human resource and finding depreciation or appreciation among human resource, assisting in developing effective management practices, increasing managerial awareness of the value of the human resource। It is very much important कि किसी ह्यूमन रिसोर्स की आखिरकार वैल्यू है कितनी, उसके बारे में कंपनी को अवेयर कराना या मैनेजमेंट को अवेयर कराना। एंड और किस लिए? फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कितनी हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, आखिरकार रिक्रूटमेंट कितना चाहिए, ना तो ज़्यादा, ना तो कंपनी का रिक्रूटमेंट कम हो ना ज़्यादा हो। इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी मोर। इसका कैसे पता चलेगा? व्हेन वी डू द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी, कम हो गया तो कंपनी के जो जितने भी आपके कंपनी के अफेयर्स हैं उस पर अफेक्ट पड़ेगा। फॉर बेटर डिसीजंस अबाउट पीपल बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी कैन टेक द बेटर डिसीजंस रिलेटेड टू द ह्यूमन मैन पावर। assisting in effective utilization of manpower, fine, very much fine. We can just make the efficient and effective use of manpower or a human resource in an organization. What are the benefits of human resource accounting? Let us see what are the benefits. वो तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि आखिरकार क्यों ज़रूरत है या किस लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, जिससे कि हम एक इफ़ेक्टिव यूटिलाइज कर सकें अपने मैन पावर का, बेटर डिसीजन ले सकें, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हम अच्छे से कर सकें, साथ साथ एक मैनेजियल अवेयरनेस बढ़ा सकें और अपनी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उसे भी हम डेवलप कर सकें। साथ साथ वी कैन फाइंड द डेप्रिशिएशन एज वेल एज एप्रिशिएशन अमंग द एम्प्लॉयज़ and as well as we can provide the cost value information to the management. What are the benefits of the human resource accounting? As we can see that the disclose the value of human resource which helps in proper interpretation of return on capital employed. Return on capital employed means कि जितने हमने कैपिटल लगाई है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इससे क्या कब कैसे पता चलेगा? When we just calculate and disclose the value of human resource. क्योंकि आफ्टर ऑल वो पैसा हमारा जो इधर का पैसा था लाइबिलिटी में जो हमने शो किया था, ये जो आपकी फंड रेज वाली साइड होती है जिसमें आप कैपिटल शो करते हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप नॉन करंट एसेट कहें या करंट एसेट कहें। इसी नॉन करंट एसेट में आपके ह्यूमन रिसोर्स आती है। तो जब आपने कैपिटल यहाँ से यहाँ इन्वेस्ट की एसेट साइड में, इसका रिटर्न भी तो आपको मिलेगा और मिलना भी चाहिए। तो कितना रिटर्न मिला ये कैसे पता चलेगा? इन सभी की कैलकुलेशन, इस वाली साइड का कैलकुलेशन करके। डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच हेल्प्स इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति मान ले 10 लाख रुपीज़ पर ईयर पे रखा है तो वो मुझे कितना अर्न करके दे रहा है, उसकी भी तो कैलकुलेशन करेंगे। आइदर ही और शी इज गिविंग मी at least 20 lakh rupees or not per year. If it is yes, then definitely we are getting a return on our capital employed. And what are the other benefits of human resource accounting? We can just take as a assistance in managerial decision. जो एक हमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी नहीं है। फाइन, इट इज इम्प्लीमेंटेशन। इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द सुपीरियर एज वेल एज द मैनेजमेंट।
क्या आइडेंटिफाई करता है? इट इम्प्लीमेंटेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज ह्यूमन रिसोर्स एज वैल्यूएबल एसेट। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? हमारी बहुत वैल्यूएबल एसेट है। जैसे हम किसी मशीनरी को बड़े आराम से रखते थे कि भाई ये कहीं ख़राब ना हो जाए, सेम लाइक दैट कि ह्यूमन रिसोर्स को भी हम अपने बड़े आराम से रखेंगे कि कहीं वो उसका मिसयूज़ ना कर लिया जाए, ताकि या कोई उसे सुपरवाइज़र, जो आपके सुपरवाइज़र हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं, उससे गलत तरीके से काम ना लें, उसके साथ कुछ गलत बिहेव ना करें। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉई वहाँ से चला गया, उसकी जगह हमें दूसरा रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिप्लेस करने में हमारी फिर अगेन कॉस्टिंग आएगी। सो इट इज़ ए वैल्यू। और रिप्लेस करने में कॉस्टिंग तो साथ साथ आएगी, लेकिन वहाँ जो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, उतना जो लीड टाइम रहा जाने के बाद, वो भी क्या है, एक तरह से टाइम इज इक्वल टू मनी, एज वी कैन से इन फाइनेंस। सो it also helps in effective and efficient utilization of resources, understanding the evil effect of labor unrest on quality of human resource. It also helps in increasing productivity. How we can increase the productivity? अगर हम उनके टैलेंट को, उनके डिवोशन को, उनके स्किल्स को कंसिडर करेंगे कि दीज आर द वैल्यूएबल एसेट्स, और वो भी समझें कि हमारी भी कंपनी में वर्थ है, डेफिनेटली वो मन लगा के काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Assist the manager for the implementation best methods of wages and salary. साथ साथ हम उनकी जब कैलकुलेशन करेंगे कि वर्थ कितनी निकल के आ रही है, और वो कैसे होगी, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू होगी, और हम उससे उनकी जो बेस्ट वेजेस और सैलरी है वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं। What are the limitations of human resource accounting? There are certain disadvantages as well as the advantages also for the valuation method. Fine. सो बेसिकली यहाँ कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेवलप्ड सो फार। तो कंपनी के लिए जो कोई एक तरह से हर कंपनी उस चीज़ को फॉलो कर सके, जैसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होती हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। सो अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेड कॉमनली विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर दिस मेथड। There are some other limitations. All the methods of accounting for human assets are based on certain assumptions. कुछ ना कुछ assumptions पे based होते हैं, बिल्कुल सही, और ज़रूरी नहीं है कि वो assumptions पूरी हो या ना हो। Example, it is assumed that all workers continue to work with the same organization till retirement. It is not possible. It may be, but most probably it is not possible. Fine. It is believed that the human resource do not suffer depreciation, and in fact they always appreciate, which can also provide otherwise in certain firms. ऐसा नहीं है कि भाई हम सोचते हैं कि केवल जो आपकी, हम सोचते हैं कि इट इज़ बिलीव दैट ह्यूमन रिसोर्स डू नॉट सफ़र डेप्रिशिएशन। आखिरकार डेप्रिशिएशन देखें तो डे बाय डे किसी एक व्यक्ति की कैपेसिटी वो, या किसी ह्यूमन की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। जैसे जैसे एक किसी की एज बढ़ती है, साथ साथ उसकी काम करने की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। फाइन। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। कह नहीं सकते कि कब उसकी लाइफ एंड हो जाए। हम सोच के तो यही चल रहे थे कि वो जो काम करेगा ही विल वर्क विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन टिल रिटायरमेंट, पर लाइफ से रिटायर कब हो जाए उसका खुद ही नहीं पता। ना जाने कोविड-19 में कितने सारे ऐसे हैं कि जो लाइफ से ही रिटायर हो चुके। फाइन। Let us see what are the methods of valuation. Basically there are two types of method, which is first one is based on cost, second is based on value. We can say that if on the based on cost method कि ये आपका present value factor को consider नहीं करता, based on value it consider the present value method, जो present value factor है उसे consider करता है। These are the methods which are based on basically total there are 7 methods: historical approach, replacement cost approach, opportunity, standard cost, and Levensworth approach, Morse model, Pekin-Hogan. Let us see what is historical cost approach method. It is based on actual cost. Actual cost मतलब अब मैंने सपोज कीजिए कि मिस्टर ए को अगर मैंने उसे
मिस्टर ए को कोई मैंने जॉब देनी है, तो अब उसके लिए मैं स्क्रीनिंग भी करूँगा। स्क्रीनिंग में भी जो इस लोग स्क्रीनिंग करेंगे उसमें भी जो है जो भी लोग लगे होंगे उसको भी कुछ ना कुछ सैलरी जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद मैं उसका रिक्रूटमेंट करूँगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ टाइमिंग और पैसा लगेगा। आफ्टर दैट मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराना पड़ेगा। इन सभी पे कुछ ना कुछ उसकी कॉस्टिंग आती है। जितनी भी उसे रिक्रूट करने में उसकी कॉस्टिंग आई, जितनी भी रिक्रूटमेंट में कॉस्टिंग आई, कॉस्टिंग ऑन रिक्रूटमेंट, दैट इज बेसिकली अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सच कॉस्ट में भी टू टाइप्स, एक्विजिशन कॉस्ट एंड लर्निंग कॉस्ट। लर्निंग कॉस्ट इट इज रिलेटेड टू जस्ट लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कितना उसे काम सिखाया गया। एक्विजिशन उसे एक्वायर करने में या फिर रिक्रूट करने में जितना भी उसे टाइम या फिर मनी लगा। द कॉस्ट इज लाइक बुक वैल्यू ऑफ द अदर फिजिकल एसेट्स। देयर आर सम एडवांटेजेस। It is simple to understand, easy to implement and provide a basis of evaluating in a company return. Limitations there is also, यहाँ कोई ऐसा जैसे कि अमोर्टाइजेशन, उस डेप्रिसिएशन लगता है आपका फिजिकल एसेट पे, अमोर्टाइजेशन कहते हैं कि जो नॉन फिजिकल एसेट होती है उस पे लगता है। कुछ इसका अमाउंट डिसाइड नहीं है, कह नहीं सकते कि कितना अमाउंट लगाया जाए। It is difficult to estimate number of years over which capitalized expenditure considered a part of employee acquisition cost and ignores the aggregate value of the potential service. What is replacement cost? It is simple and easy to understand. Consider how much it cost to replace a firm existing resource. मिस्टर ए काम कर रहे थे, मैंने वहाँ रिक्रूट किया था, लेकिन मिस्टर ए बेचारे किसी वजह से वहाँ से चल बसे कोविड-19 में। अब वो तो चल बसे, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे किसी दूसरे बंदे को, जब मैंने रिक्रूट किया मिस्टर बी को, उसे रिक्रूट करने में मुझे अगेन जितना भी सेम वही प्रोसेस करना पड़ा, यानी कि उसे रिप्लेस करने में जितना भी मुझे मनी अपना स्पेंड करना पड़ा, दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अंडर दिस मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कंडीशन। फाइन। This approach is more realistic. Definitely it is realistic and representative and logic. What are the limitations? Difficult to find similar replacement. मिस्टर ए के पास जो स्किल्स थी, जरूरी नहीं है कि वही मिस्टर बी के पास स्किल्स भी हो। जो इसकी क्वालिटी थी, जरूरी नहीं है कि सेम क्वालिटी मिस्टर बी के पास हो। So it is difficult to find the similar replacement for the similar certain existing assets. Fine. What are the opportunity cost? Opportunity cost कौन सी होती है कि जो मैंने दो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, इसकी 1 लाख कॉस्ट आई थी, इसकी 1.5 लाख कॉस्ट आई, लेकिन मैंने चूज़ ये किया, तो जो चूज़ नहीं किया जिस ऑल्टरनेटिव में, दैट विल बी द ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। अंडर दिस अप्रोच one takes into account how much it costs to replace a firm existing resource and thus represents a current value approach. Under this method, historical cost is adjusted according to the current market condition. What are the standard costing? For using standard costing, employees of an organization categorized into a different group, अलग अलग ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिए जाते हैं कि एक तरह से ये क्या है जी, ये HR वाले हैं, ये अकाउंटेंट हैं, और ये आपके मार्केटिंग वाले हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में भी, इसमें भी ये मैनेजर हैं, और मैनेजर के बाद उसके बाद कौन है, ये तो मैनेजर हो गए, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजर के बाद ये यहाँ कुछ टीम लीडर्स होते हैं। इन सब की सैलरी फिक्स होगी जी। अगर मैनेजर आएगा तो सीधा 1 लाख की सैलरी पे आएगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे तो 50 लाख की सैलरी पे, टीम लीडर होंगे 30,000 की सैलरी पे। इट मीन्स कॉस्ट आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द देयर डेजिग्नेशन एंड ग्रुप्स। फाइन। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट इज सिंपल एंड इजी टू एक्सप्लेन, डज नॉट कंसिडर डिफरेंसेज इन एम्प्लॉयज। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं करता है कि एक स्टैंडर्ड हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, पे स्केल फिक्स कर दिया है। फाइन। दीज आर द सम अदर मेथड्स विच आर बेस्ड ऑन द वैल्यू। ये जो मॉडल था, इट वाज डेवलप्ड इन 1971 एंड इट वाज गिवन बाय द लेवेंट शवर्ट्ज। सो
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है, इसने भी क्या कहा कि इसे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल्स, उसने ग्रुप्स को तो डिवाइड किया, लेकिन इसमें भी ग्रुप को डिवाइड किया किस किस के बेस पे, एक एज के बेस पे और स्किल्स के बेस पे, और उनकी एवरेज एनुअल अर्निंग्स आर डिटरमाइंड फॉर द रेंजेस ऑफ एज। जैसे कि 20 से 25 तक जो एज है, 25 से 30 तक एज है, 30 से 35 तक जो एज होगी, इस एज में जैसे जैसे एज बढ़ेगी एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, लेकिन जो काम करने की जो कैपेसिटी होगी लाइक इन मार्केटिंग एंड सेल्स, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा लेकिन वो कैपेसिटी कम होगी। फाइन, द टोटल अर्निंग which each groups will get up retirement age are calculated, कि लास्ट जो टोटल अर्निंग है उसकी कैलकुलेट की जाती है कि जो उसकी रिटायरमेंट एज तक कितना कर लेगा, कितना वो उस पर एक्सपेंसेस लग रहे हैं हमारे, और कितनी उसकी वो अर्निंग हमें या रिटर्न करके दे रहा है, ये कैलकुलेशन की जाती है। फाइन, these are the Morse model. The model is developed in 1973. Fine, and it is also based on net benefit, कितना net benefit, कितना benefit हुआ उससे, this is Pagin-Organ model, and this is also the approach which is just the certainty with which the net benefits in future में net benefit क्या होगा, यानी कि ये आपका प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करता है। फाइन, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद HR प्रैक्टिसिंग कौन कौन सी हैं हमारी इंडिया में, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड वे बैक इन 1980 से स्टार्ट हो चुकी थी, इट स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया 1980 से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, सम ऑफ द इंडियन कंपनी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट वैल्यू देयर रिसोर्सेज रिपोर्ट दिस इंफॉर्मेशन। कुछ प्रैक्टिसिंग इंडियन कंपनीज हैं जो कि आपकी इसमें है, यू कैन सी कि जैसे सेल है, BHEL है, ONGC है, MMTC, CCI। फाइन, दीज आर द companies which are practicing in India, and these are the some challenges. What are the challenges? It is not practically impossible. Concept of accounting is not recognized by tax authorities. Fine, जो and approach which value in regard makes it less reliable. So these are the references. So thanks to all, thank you very much.